द केमिकल स्प्रेड चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर आपका स्वागत है। पॉलीमर्स की आज की क्लास के अंदर हम जो लास्ट टॉपिक हमने बताया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टॉपिक के अंदर मैंने जैव बहुलक, जैव निम्नीकृत बहुलक और अजैव निम्नीकृत बहुलक के बारे में बताया था। उन्हीं के अंदर जैव निम्नीकृत बहुलक जो है उसके दो एग्जाम्पल हमने काम में लिए थे, जिनमें पहला एग्जाम्पल था PHBV, पोली हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, और सेकंड एग्जाम्पल लिया था नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, जिसकी दो प्रकार की एकलक इकाइयां थी, ग्लाइसिन और सेकंड एमिनो कैप्रोइक अम्ल। उसी जैव निम्नीकृत बहुलक के अंदर हम तीसरा एग्जाम्पल काम में ले रहे हैं पीसीएल। पीसीएल का पूरा नाम होता है पोली कैप्रो लैक्टोन। पीसीएल का पूरा नाम होता है पोली कैप्रोलैक्टोन। पी का मतलब पोली, सी का मतलब कैप्रो, एल का मतलब लैक्टोन, पोली कैप्रोलैक्टोन। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका यूज किस में होता है। इसका यूज मेनली हम करते हैं ड्रग रिलीज में, ड्रग रिलीज के अंदर करते हैं। यानी कि जो भी हमारी मेडिसिन है उसको नियंत्रित करने के लिए, ड्रग नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पॉलीकैप्रोलैक्टोन एक हमारा जैव निम्नीकृत बहुलक है, जिसकी एकलक इकाई का नाम होता है कैप्रोलैक्टोन। यानी कि इसकी एकलक इकाई का नाम होता है कैप्रोलैक्टोन। कैप्रोलैक्टोन इसकी एकलक इकाई का नाम होता है। अब देखो कैप्रोलैक्टोन होता क्या है। हमने नाइलॉन 6 पढ़ा था, नाइलॉन 6 में हमने पढ़ा था उसकी एकलक इकाई का नाम होता है कैप्रोलैक्टम। एक बार मैं उसी एकलक इकाई को ले रहा हूं, NH C डबल बॉन्ड O, और फिर कंटिन्यू थे हमारे पास 5 CH2 ग्रुप, 1 2 3 4, और ये हमारा 5वां CH2 ग्रुप। इसको हम बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। इसी कैप्रोलैक्टम को मैं कन्वर्ट करूंगा कैप्रोलैक्टोन में। कैप्रोलैक्टोन में कन्वर्ट करूंगा। कैप्रोलैक्टोन में कन्वर्ट करने के लिए कैप्रोलैक्टोन के अंदर कीटोनिक ग्रुप है, तो ये तो हमारा कीटोनिक ग्रुप है। NH को मैं रिप्लेस कर दूंगा ऑक्सीजन से, इसको हम बोलते हैं कैप्रोलैक्टोन। ये कैप्रोलैक्टोन क्या करता है, बहुलकीकरण करता है, और बहुलकीकरण करने के बाद में हमारा बनता है पॉलीकैप्रोलैक्टोन। बहुलकीकरण करते वक्त क्या होता है, इसके अंदर जैसे वहां पर NH और CO बॉन्ड का बॉन्ड ब्रेक होता था, यहां पर C डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब ब्रेक होने पर हमारा क्या बनेगा, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं O, फिर CH2 के मॉलिक्यूल्स 5, फिर C डबल बॉन्ड O। इसको हम बोलते हैं पॉली कैप्रोलैक्टोन, पॉलीकैप्रोलैक्टोन बोलते हैं। और ये हमारे एक प्रकार से मेडिसिन के अंदर काम में आता है, और मेडिसिन के अंदर ड्रग रिलीज करने के लिए काम में आता है। जैव निम्नीकृत बहुलक के अंदर 3 एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं, PHBV, सेकंड नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, और थर्ड एग्जांपल अभी पढ़ा है PCL, पॉलीकैप्रोलैक्टोन। नेक्स्ट एग्जांपल इसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं PGA। PGA का फुल फॉर्म होती है, P का मतलब पोली, G का मतलब ग्लाइकोलिक, और A का मतलब एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। इसी के सिमिलर एक एग्जांपल और होता है हमारे पास, दोनों को मैं साथ में बात कर रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं PLA। इसको हम बोलते हैं पॉली लैक्टिक एसिड।
पॉलीलैक्टिक एसिड, दोनों सिमिलर एग्जांपल है, इसलिए दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। दोनों ही जैव निम्नीकृत बहुलक के एग्जांपल है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड की जो एकलक इकाई है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड को याद रखने के लिए हम सबसे पहले एक साइक्लिक रिंग बनाएंगे, यानी कि साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन करेंगे। साइक्लोहेक्सेन के फॉर्मेशन में दोनों अपोजिट कार्बन की तरफ हम लगा देंगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर भी हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के नियरेस्ट जो पोजीशन है वहां से एक एक कार्बन को अपने रिप्लेस कर देंगे ऑक्सीजन ग्रुप के द्वारा, ऑक्सीजन ग्रुप के द्वारा। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिक एसिड। ये ग्लाइकोलिक एसिड आपस में बहुलकीकरण करेगा, यानी कि इसकी एकलक इकाइयां आपस में बहुलकीकरण करेगी, और बहुलकीकरण करने पर इसके अंदर बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन को इस तरीके से स्टार्ट कर रहा हूं यहां से O के बाद में CH2, फिर C डबल बॉन्ड O। एक यूनिट तो हमारी ये वाली थी, दूसरी यूनिट फिर O के बाद में CH2 और C डबल बॉन्ड O। इसको हम बोलते हैं PGA, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। इसका उपयोग हम करते हैं किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के अंदर टांका लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि पॉलीग्लाइकोलिक एसिड है, इसका उपयोग हम करते हैं टांका लगाने के अंदर। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड वाटर के अंदर कंप्लीटली सोल्यूबल होता है। सोल्यूबल होने की वजह से जो भी हमारे स्टिचेज होते हैं उनके अंदर हम इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आता है पॉलीलैक्टिक एसिड। पॉलीलैक्टिक एसिड पॉलीग्लाइकोलिक एसिड के समान ही है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड की संरचना बना रहा हूं, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दोनों के दोनों कार्बन को हटाकर वहां पर लगा दिया एक एक ऑक्सीजन। अब तो दो पोजीशन बाकी है, वहां पर लगा देते हैं हम मैथिल ग्रुप। पॉलीलैक्टिक एसिड की जो एकलक इकाई है उसका नाम होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड की एकलक इकाइयां आपस के अंदर बहुलकीकरण करेगी, और बहुलकीकरण करने के बाद में हमारे पास पॉलीलैक्टिक एसिड बनेगा। इसके अंदर भी सेम वही तरीका है बॉन्ड ब्रेकिंग का, यहां से इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। अब बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं O, फिर CH के साथ जुड़ा हुआ है अपना CH3, फिर C डबल बॉन्ड O। ये हमारी एक एकलक इकाई आ गई। ऐसी ही दूसरी O CH CH3 C डबल बॉन्ड O। इसको हम बोलते हैं PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड। ये दो प्रकार के हमारे कंपाउंड, PGA पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, PLA पॉलीलैक्टिक एसिड। PGA का यूज करते हैं हम टांका लगाने के अंदर। PLA जो है पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड का हमारा मेनली यूज होता है बायोप्लास्टिक बनाने में। जो भी हमारे बायोप्लास्टिक होते हैं उसका निर्माण करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड का उपयोग तो हम करते हैं किसी भी प्रकार का टांका लगाने के लिए, यानी स्टिचेस के अंदर काम में लेते हैं। और PLA पॉलीलैक्टिक एसिड का हम यूज करते हैं, पॉलीलैक्टिक एसिड का हम यूज करते हैं बायो। बहुलक चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। बहुलकों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए मेनली इसके अंदर तीन प्रकार के फॉर्मूला काम में आते हैं। तीनों फॉर्मूला को हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। इजी टॉपिक है, इससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल आते हैं ओनली, और कोई ज्यादा यूजफुल नहीं है।
बहुलकों के आणविक द्रव्यमान के अंदर मेनली हमारे 3 प्रकार के टॉपिक है, जिनके अंदर सबसे पहला है संख्या औसत अणुभार, जिसको हम mn बार से शो करते हैं। दूसरा है भार औसत अणुभार, जिसको mw बार से शो करते हैं, w का मतलब वेट। और तीसरा आता है बहुपरिक्षेपण घातांक, जिसको अपने pdi से शो करते हैं। pdi का मतलब होता है p का मतलब पॉली, d का मतलब डिस्पर्सिटी, i का मतलब इंडेक्स। सबसे पहले बात करते हैं mn बार। n का मतलब नंबर, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास। mn बार जो होता है, mn बार जो है ये बराबर होता है एप्सिलॉन mi ni डिवाइड बाय एप्सिलॉन ni के बराबर। यहां पर जो हमारा m है, n का मतलब तो है अणुभार या फिर मोलर द्रव्यमान, और n का मतलब है अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। ये हमारे दो चीज है। n का मतलब अणुभार मोलिकुलर वेट या फिर मोलिकुलर मास, n का मतलब अणुओं की संख्या। तो पहला फॉर्मूला हमारा आता है mn बार बराबर समीशन ऑफ या फिर एप्सिलॉन ऑफ mi ni डिवाइड बाय ni। दूसरा हमारा आता है भार औसत अणुभार। भार औसत अणुभार को हम शो करते हैं mw बार से। mw बार बराबर होता है एप्सिलॉन mi का स्क्वायर ni डिवाइड बाय एप्सिलॉन mi ni। और तीसरा हमारा आता है पीडीआई, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। पीडीआई जो है ये बराबर होता है हमारा mw बार डिवाइड बाय mn बार, इसके बराबर होता है पीडीआई। अब इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड हम एक सवाल करते हैं, तीनों टॉपिक से रिलेटेड हम एक सवाल करते हैं। मान लिया मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई बहुलक का नमूना है, कोई बहुलक के नमूने में, कोई बहुलक के नमूने के अंदर 10 जो अणु है, या फिर एक बार छोटा डाटा ले लेता हूं, 2 अणु है, 2 अणु का अणुभार वो तो हमारा है 10, और 3 अणुओं का अणुभार वो मैंने मान लिया 30, यानी कि 2 अणुओं का अणुभार तो 10 और 3 अणुओं का अणुभार मैंने मान लिया 30। तो हमें इसके लिए तीनों चीजों को कैलकुलेट करना है, mn बार को भी, mw बार को भी, और pdi को भी, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं mn बार को। mn बार बराबर होता है हमारे पास mi ni डिवाइड बाय समीशन ऑफ ni। m का मतलब अणुभार, n का मतलब अणुओं की संख्या, यानी कि 2 अणु है और उनका अणुभार 10 है, 3 अणु है उनका अणुभार हमारे पास 30 है। तो इसी फॉर्मूले को हम यदि बढ़ाना चाहें तो हम इस फॉर्मूले को आगे इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, mn बार बराबर m1 n1 प्लस m2 n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। पहले अणु का अणुभार इतना है, दूसरे अणु का अणुभार इतना है। n का मतलब अणु है, अणु अपने पास कितने हैं, 2, तो अणु ले लिए मैंने 2 इंटू n की वैल्यू, 2 अणुओं का अणुभार हमारे पास कितना है 10, तो यहां पर हमने ले लिया 10, 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 30 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे, 10 दूनी 20, 20 प्लस 90 डिवाइड बाय 5, जिसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया 110 डिवाइड बाय 5। सॉल्व करते हैं, हमारे पास आता है 22 आ गया हमारा mn बार। इसी प्रकार से हम इसके लिए ज्ञात कर सकते हैं भार औसत अणुभार। भार औसत अणुभार ज्ञात करने के लिए जो भी हमारा मोलिकुलर वेट है, अणुभार है,
उसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। बहुलकों के आणविक द्रव्यमान से संबंधित हमारे पास 3 प्रकार के फॉर्मूले हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है mn बार, दूसरा है mw बार और तीसरा है pdi। pdi सबसे इजी है। mw बार और mn बार की वैल्यू निकालने के बाद में हम pdi आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। mn बार होता है एप्सिलॉन ऑफ mi ni डिवाइड बाय ni। n का मतलब अणुभार, n का मतलब अणुओं की संख्या। यदि हमारे पास अणुओं की संख्या ज्यादा है तो इसी फॉर्मूले को हम आगे बढ़ा भी सकते हैं। एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं जो अभी मैंने पहले लिया था कि 2 अणु जो है उनका अणुभार है 10 अणुभार और 3 अणु जो है उसका अणुभार मैंने मान लिया 30 अणुभार। तो इसके लिए मैंने पहले mn बार कैलकुलेट किया था, यानी कि mn बार के लिए फॉर्मूला यही रहेगा। इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग टाइप के अणु है, तो इसी फॉर्मूले को मैंने लिख दिया n1 प्लस n2 n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। वैल्यू पुट करूंगा, 2 अणु है उनका अणुभार 10 है, तो n की जगह आ गया 10 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, यानी कि हमारे पास आ गया 110/5 यानी कि 22। ये आ गया हमारा mn बार। अब दूसरा इसी के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं mw बार। mw बार के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है mi का तो स्क्वायर है, तो अपने इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, m1 का स्क्वायर n1 प्लस m2 का स्क्वायर n2 डिवाइड बाय m1 n1 प्लस m2 n2। इसी को सोल्व करते हैं। m अणुओं का अणुभार 10 है, तो 10 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 30 का स्क्वायर इंटू 3 डिवाइड बाय 10 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 3। 10 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 100, 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 200 प्लस 3 का स्क्वायर 900 इंटू 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2700 डिवाइड बाय 10 दूनी 20, 20 प्लस 90, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 2900 डिवाइड बाय 110। इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करने के बाद में हमारे पास आ जाएगा mw बार। अब mw बार भी आ गया, mn बार भी आ गया, तो pdi वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे और दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। बहुलकों के आणविक द्रव्यमान से संबंधित कुछ एक क्वेश्चन जो है वो मैंने पीडीएफ के रूप में इस वीडियो के लिंक के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। प्लीज उनको सॉल्व करके देखिए। यदि नहीं समझ में आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर जो भी हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर के अंदर इसके बारे में बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।